गर्मी में अनगिनत खिड़कियों वाली रसोई से परेशान देवरानी जेठानी। रसोई के बड़े से चूल्हे पर भारी गंजों में खाना बन रहा है। बाहर की तेज धूप 12-15 खिड़कियों से सीधे अंदर आ रही है, जिससे पूरी रसोई भट्टी की तरह दहक रही है। हे भगवान, आज तो सूरज जैसे रसोई के अंदर ही आ गया। इतनी तेज धूप आ रही है कि आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। दीदी, पसीने से तो बुरा हाल है, ऊपर से खिड़कियां मुसीबत बन गई हैं। क्या करें अब, इस पुराने घर में इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हैं। सही कह रही हो गंगा भाभी, खिड़कियों की वजह से बाहर की लू भी अंदर आ रही है। काश ये खिड़कियां थोड़ी छोटी होती, क्या सिर्फ 1-2 होती तो शायद हमें कुछ राहत मिलती। 12-15 खिड़कियां इतनी बड़ी रसोई में देने का क्या मतलब था? मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया कि ये नक्शा किसने पास किया था। कितनी बार तो हमने अपनी सासों से बोला है कि इन खिड़कियों को हटवा दो या छोटा करवा दो, लेकिन हमारी सुनता ही कौन है। सब बस ये कहकर टाल देते कि पुराने जमाने का घर है और हवा आती रहेगी, पर हवा के साथ तो आफत आ रही है। तभी अचानक तेज हवा चलती है और खिड़कियों के रास्ते ढेर सारी धूल और सूखे पत्ते उड़कर रसोई के अंदर आने लगते हैं। तीनों बहुएं घबराकर चूल्हे की तरफ दौड़ती है। अरे जल्दी करो गंगा, उन पतीलों को ढको वरना सारी धूल खाने में चली जाएगी। देखो देखो, ये सूखे पत्ते तो सीधे दाल की कढ़ाई के पास तक पहुंच गए हैं। जल्दी से ढक्कन लगाओ, अगर ससुर जी की थाली में एक भी पत्ता चला गया तो आज सबकी शामत आ जाएगी। वो सफाई को लेकर बहुत कड़क है। कविता झाड़ू उठाती है और तेजी से रसोई के फर्श को झाड़ने लगती है ताकि धूल उड़कर खाने में न जाए। कावेरी और गंगा बर्तनों को मजबूती से ढककर किनारे खड़ी हो जाती है। दीदी, मैंने फर्श साफ कर दिया है, लेकिन खिड़कियों से अभी भी बारीक धूल आ रही है। थोड़ी देर रुक जाएं क्या? रुकने का समय कहाँ है कविता, अभी सब लोग हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठने ही वाले होंगे। चलो जल्दी से रोटियां डालना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद घर के सभी 16 सदस्य डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। कावेरी, गंगा और कविता थालियां लेकर आती हैं और सबको खाना परोसना शुरू करती है। खाना खाते हुए ससुर महेश, ये क्या है कावेरी, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि खाना थोड़ा संभल कर बनाया करो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अनाज में कंकड़ है? तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? क्या रसोई में बातें ज्यादा होती हैं और काम कम? तुम बहुओं को अच्छे से खाना बनाना चाहिए। घर के बड़ों की सेहत का कोई ख्याल ही नहीं है तुम सबको। दादी जी, हमें माफ कर दीजिए, पर रसोई में इतनी गर्मी लगती है और खिड़कियों से धूल उड़ती है। शायद उसी समय कंकड़ या मिट्टी अंदर आ गई होगी। हम तो अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखते हैं। ये सब बस बहाने हैं। हम भी तो इसी घर में इतने सालों से खाना बनाते आए हैं, तब तो कभी किसी की थाली में कंकड़ नहीं आया। तुम ही लोगों से खाना खराब होता है। काम पर ध्यान देना सीखो। काया सही कह रही है, बर्तनों को हमेशा ढक के रखा करो और सफाई का पूरा ध्यान रखो। इतनी बड़ी रसोई होने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसे अस्त व्यस्त रखो। अगली बार ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। सही बात है जी, ये तीनों बहुएं बस बातों में लगी रहती हैं, तभी तो ऐसी लापरवाही होती है। अब बहस छोड़ो और ये सब्जी यहाँ से हटाओ, दूसरी सब्जी लेकर आओ जो ठीक से बनी हो। कावेरी और गंगा उदास होकर थाली उठाती हैं और रसोई की तरफ वापस जाती हैं। फिर वो दोनों दूसरी सब्जी परोसते हुए वापस आपस में बातें करती हैं। दीदी, हमारी तो कोई गलती नहीं है, पर फिर भी हमारी कोई सुनता ही नहीं। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। क्या करे गंगा, अब जब कोई समाधान नहीं निकल रहा तो शायद यही हमारी किस्मत है। थोड़ी देर बाद दोपहर का खाना खत्म हो चुका है और मर्द अपने कमरों में आराम कर रहे हैं। तीनों बहुएं आंगन में पड़े बर्तनों का ढेर लेकर बैठी हुई हैं और उन्हें धो रही हैं। आज तो रसोई में ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें जिंदा जला रहा हो। मेरा सर अभी भी चकरा रहा है। मेरा भी यही हाल है दीदी, ऊपर से ससुर जी की बातें सुनकर तो और भी बुरा लगता है। तभी पड़ोस से शांति और शोभा आती हैं। उनके हाथ में खाली बोतलें हैं। अरे कावेरी बहू, जरा हमें थोड़ा फ्रिज का ठंडा पानी तो पिला दो। हमारे घर के फ्रिज को पता नहीं क्या हो गया, पानी बिल्कुल ठंडा ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा, बहुत मेहरबानी होगी, हम तो प्यास के मारे बेहाल हो गए। हाँ हाँ शांति चाची, आप आइए मेरे साथ। कावेरी रसोई की तरफ जाती है। शांति और शोभा भी उसके पीछे पीछे रसोई के दरवाजे तक पहुंच जाती है। बाप रे कावेरी, तुम्हारी रसोई तो भट्टी जैसी लहक रही है। इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां क्यों खुली रखी हैं? तुम लोग इसे बदलवा क्यों नहीं देती? यहाँ तो खड़े रहना भी मुश्किल है। अरे इतनी बड़ी रसोई में तो बहुत दिक्कत होती होगी काम करने में। धूल, मिट्टी और गर्दा तो सब अंदर आता होगा। चाची, हमने बहुत बार कहा पर घर वाले ध्यान ही नहीं देते। कहते हैं कि घर पुराना है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यह तो सरासर ज्यादती है। अगर ऐसे ही काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। पड़ोसने पानी लेकर चली जाती हैं। समय बीतता गया और घर के 2 छोटे बेटों नितिन और राहुल की शादी की बात चल रही है। बहुएं भाई बहुत अच्छे घर की लड़की हैं। हमने देख परख लिया है। बस अब जल्दी से शादी तय हो और वो इस घर का हिस्सा बने। हाँ भाई साहब, तीनों बहुएं तो पहले से ही काम संभाल रही। अब 2 और आ जाएंगी तो रसोई का काम और भी आसान हो जाएगा। हम भी अब थोड़ा आराम कर सकेंगे।
सभी लोग लड़की वालों के घर जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। बीतते समय के साथ कुछ ही दिनों के अंदर शादी की रस्में पूरी होती हैं और दो नई बहुएं पल्लवी और रिया घर में प्रवेश करती हैं। घर का माहौल खुशियों से भरा है। शादी के अगले दिन की सुबह पल्लवी और रिया अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए तैयार होकर आती हैं। पल्लवी, रिया, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम्हारी तीनों जेठानियां कावेरी, गंगा और कविता पहले से ही रसोई में है। तुम जाओ और सबके लिए मीठा और अच्छा खाना बना लो। और ध्यान रखना, पहली रसोई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबको मीठा बहुत पसंद है। जी सासू माँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब अच्छे से संभाल लेंगे। पल्लवी और रिया रसोई में प्रवेश करती हैं, जहां कावेरी, गंगा और कविता पहले से ही बड़ी बड़ी कढ़ाई चढ़ाए बैठी हैं। जैसे ही नई बहुएं अंदर आती हैं तो वहां की गर्मी और खुली खिड़कियां देखकर ठिठक जाती हैं। हे भगवान, ये क्या है? इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां रसोई में, और वो भी पूरी तरह खुली हुई। यहाँ तो सीधी धूप सिर पर लग रही है। पल्लवी, इस घर की बहुत पुरानी खिड़कियां हैं और घर वाले इसे बदलना नहीं चाहते। तुम्हें यहीं खड़े होकर आज पहली रसोई बनानी होगी। पर दीदी, इतनी तेज धूप लग रही है कि खुद का होश ही नहीं रहा। फिर हम खाने पर ध्यान कैसे देंगे? यहाँ तो पसीने से बुरा हाल हो रहा है। क्या हम इन खिड़कियों को बंद नहीं कर सकते? नहीं रिया, ये बंद नहीं होती, और अगर हम कुछ और लगाएंगे तो घर वाले गुस्सा करते हैं। तुम बस काम शुरू करो और हम तुम्हारी मदद के लिए खड़े हैं। पल्लवी रोटी बेलना शुरू करती है और पहली रोटी बनाकर तवे से उतार कर पास में रखती है। तभी खिड़की के बाहर से एक गाय अपना मुंह अंदर डालती है और वो रोटी उठाकर ले जाती है। अरे ये क्या हुआ? गाय ने तो मेरी पहली रोटी ही चुरा ली। उसने खिड़की से मुंह अंदर डाल दिया था। ऐसे कैसे खाना बनेगा? बहुत ध्यान देना पड़ता है। और ये धूल देखो, हवा के साथ कितनी मिट्टी आ रही है। मेरी आंखों में जलन हो रही है और इतनी तेज धूप में तो चक्कर आने लगेंगे। तभी एक कौवा उड़ता हुआ आता है और रसोई के स्लैब पर बैठने की कोशिश करता है। कावेरी तेजी से उसे भगाती है। हट, भाग यहाँ से। देखो रिया, यहाँ बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। ध्यान भटका नहीं कि कोई ना कोई आफत खिड़की से अंदर आ जाएगी। तुम बस सावधानी से अपना काम पूरा करो। हवा भी चलने लगी है और सूखे पत्ते वापस आ रहे हैं। मैं जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ। तुम दोनों जल्दी जल्दी अपना मीठा बना लो। मेरा तो गला सूख रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रिया, ये लो पानी पियो और थोड़ी गहरी सांस लो। रिया पानी पीती है और थोड़ी देर बैठ जाती है। जैसे तैसे खाना तैयार होता है और सभी लोग टेबल पर बैठते हैं। नई बहुओं ने मीठे के साथ स्वादिष्ट भोजन बनाया है। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। खाना खाकर महेश, अरे वाह पल्लवी और रिया, तुमने तो कमाल कर दिया। खीर बहुत ही लाजवाब बनी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मसालों का स्वाद एकदम सही बैठा है। हमारी नई बहुएं तो सच में अन्नपूर्णा है। धन्यवाद ससुर जी, पर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हम रसोई की उन बड़ी खिड़कियों को बंद नहीं कर सकते? हाँ ससुर जी, उनकी वजह से बहुत दिक्कत हुई। नहीं बहू, इस घर के ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकते। यह घर जैसा है वैसा ही रहेगा। खिड़कियां वैसी ही रहेंगी। पर आखिर क्यों नहीं कर सकते? अगर हमें रोज वहाँ खाना बनाना है तो हमारी सेहत और सफाई का भी तो सवाल है। इतनी धूल में खाना बनाना सुरक्षित नहीं है। कह दिया ना कि नहीं कर सकते, बस बात खत्म। हम भी तो इतने जमाने से उसी रसोई में खाना बनाते आए हैं। हमें तो कभी कोई शिकायत नहीं हुई। आजकल की बहुओं के नखरे को ज्यादा ही है। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा पसीना क्या आया, तुम लोग तो घर बदलने की बात करने लगी। ध्यान से काम करोगी तो कोई गाय या धूल अंदर नहीं आएगी। तुम लोगों को अपनी जेठानियों से सीखना चाहिए। वो भी तो बिना बोले काम करती हैं। पल्लवी और रिया चुप हो जाती है। उनका चेहरा उतर जाता है। वो तीनों जेठानियों की तरफ देखती हैं जो खामोशी से सिर झुकाई खड़ी हैं। सभी के जाने के बाद कावेरी, पल्लवी, रिया, तुम लोग अब जाकर आराम कर लो। तुम थक गई होंगी। बाकी के बर्तन और सफाई हम तीनों मिलकर निपटा लेंगे। तुम अभी नहीं हो। नई बहुएं वहां से चली जाती हैं। कावेरी, गंगा और कविता रसोई की तरफ बढ़ती हैं। उनके मन में वही पुरानी परेशानी और बेबसी है। ऐसे कुछ दिन बीत चुके हैं। रसोई की वो तपती दोपहर झेलने के बाद अब शाम का वक्त है। बड़ी बहू कावेरी का सिर दर्द से फटा जा रहा है। उफ, ये सिर का दर्द तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कल दोपहर उस रसोई की धूप में खड़े खड़े ऐसा लगा जैसे भेजा ही उबल गया हो। दीदी, आप आज आराम कीजिए। आपकी हालत देखकर लग रहा है कि आपको सच में आराम की जरूरत है। हम तीनों बाजार चले जाते हैं सब्जी लेने। कावेरी घर पर रुक जाती है और गंगा, पल्लवी और रिया तीनों सब्जियां लेने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में वो अपनी समस्या पर ही बातें करते हुए, देखो पल्लवी, हमें कुछ तो करना ही होगा। ससुर जी तो सुनने से रहे और सासू माँ को लगता है कि हम बस नाटक कर रहे हैं, पर तकलीफ हमें होती है। मुझे समझ नहीं आता कि खिड़कियां बंद करने में हर्ज क्या है। धूप से बचाव होगा तो हम ज्यादा अच्छे से और जल्दी खाना बना पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और वो धूल मिट्टी, कल तो पूरी दाल में ऊपर से गर्दा जम गया था। अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी। हमें खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। चलते चलते वो एक बड़े मॉल के पास से गुजरती है। मॉल के बाहर काफी सारे मजबूत कार्डबोर्ड बॉक्स खाली पड़े हुए हैं।
अरे वो देखो पल्लवी, वो बड़े बड़े गत्ते के डिब्बे वहाँ फालतू पड़े हैं। अगर हम इन्हें ले लें और रसोई की उन खिड़कियों के साइज के हिसाब से काट कर लगा दें तो क्या धूप नहीं रुकेगी? वाह रिया, ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है। ये धूप को पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे। हाँ, और ये आसानी से लग भी जाएंगे। चलिए फिर ये बड़े वाले डिब्बे उठा लेते हैं। तीनों बहुएं सब्जी के साथ साथ बड़े बड़े गत्ते के डिब्बे समेट कर घर पहुंचती हैं। दरवाजे पर ही उन्हें पड़ोस की शांति चाची मिल जाती हैं। अरे ये क्या ले जा रही हो तुम बहुएं? ये कबाड़ कहाँ से बटोर लाई? क्या घर में कोई सामान पैक करना है या शहर छोड़कर जा रही हो? नहीं शांति चाची, ये गत्ते हम रसोई की उन खिड़कियों में लगाने के लिए लाए हैं। धूप और धूल ने हमारा जीना हराम कर रखा है, बस उसी से बचने का जुगाड़ है। अरे बेटा, ये सब करने से पहले अपने घर के मर्दों और अपनी सासों से बात तो कर लेती है। ऐसे गत्ते लगाना घर की खूबसूरती भी खराब करता है। चाची, बात करने की तो हमने बहुत कोशिश की, हाथ पैर भी जोड़े, पर किसी ने एक ना सुनी। अब जब कोई रास्ता ही नहीं बचा तो हमें यही ठीक लगा। तभी अंदर से काया बाहर आती है और बहुओं के हाथ में गत्ते देखकर उसका पारा चढ़ जाता है। अरे ये क्या तमाशा है? पल्लवी, गंगा, ये कूड़ा कचरा घर के अंदर क्यों ला रही हो? तुम लोगों का दिमाग तो ठिकाने है। ये फालतू काम करने में बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा। माँ जी, ये फालतू नहीं है। आपको शायद ये कचरा लग रहा हो, पर हमें पता है कि उस रसोई में खड़े होकर खाना बनाना कितना मुश्किल है। ये गत्ते धूप रोक लेंगे। ये क्या भिखारियों की तरह गत्ते लगाओगी महल जैसे घर में? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इस घर की बहुएं खिड़कियों पर गत्ते चिपकाती हैं। माँ जी, लोगों का क्या है, वो तो वैसे भी बातें बनाएंगे, पर जो धूप हमें सीधे जलाती है उसका क्या? आप बस एक बार हमें ये लगाने दीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो हटा देंगे। पांचों बहुएं रसोई में इकट्ठा होती हैं। वो बड़े उत्साह से कैंची और चाकू लेकर उन गत्तों को खिड़कियों के नाप के हिसाब से काट रही हैं। तुम लोग सच में बहुत समझदार हो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम ऐसे ही धूप रोक सकते हैं। पल्लवी, जरा उस कोने वाला गत्ता देना, वो बड़ी खिड़की के लिए सही रहेगा। दीदी, अगर ये लग गए तो कम से कम धूप तो नहीं आएगी और गर्मी भी काफी हद तक कम हो जाएगी। फिर चाहे कितनी भी लू चले, हमें अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल दीदी, हम इसे ऐसे फंसाएंगे कि एक जरा सी रोशनी भी अंदर ना आए। रिया, तुम उधर वाली खिड़की का नाप लो, मैं यहाँ का काटती हूँ। चाय का समय हो गया था, इसलिए कविता काम छोड़कर सभी के लिए चाय बनाने लगती है। तभी एक बिल्ली चुपके से खिड़की के रास्ते अंदर आ जाती है। अरे हट, भाग यहाँ से। देखो दीदी, इस बिल्ली ने फिर से दूध में मुंह डाल दिया। ए भगवान, ये तो पूरा दूध ही बर्बाद कर दिया इसने। अब फिर से मंगवाना पड़ेगा। देखो आपने, ये खिड़कियां सिर्फ धूप नहीं बल्कि इन जानवरों को भी खुला निमंत्रण देती हैं। इन लोगों ने हमें इतना परेशान करके रखा है कि मैं क्या बताऊं। कोई बात नहीं रिया, बिल्ली को भगाओ और वो दूध बाहर फेंक दो। हम ये गत्ते जल्दी से लगा देते हैं, फिर कोई बिल्ली या कौवा अंदर नहीं आ पाएगा। थोड़ी देर बाद वो लोग मिलकर सारी खिड़कियों पर गत्ते ठोंक देते हैं। रसोई में अचानक अंधेरा छा जाता है, पर ठंडक महसूस होने लगती है। वो लोग खुश होकर दोपहर का खाना बनाना शुरू करते हैं। बहुएं बड़े मजे से सब्जियां छौंक रही हैं, लेकिन जैसे ही कावेरी कढ़ाई में राई और मिर्च का तड़का लगाती है, धुआं उठने लगता है। खिड़कियां बंद होने के कारण धुआं बाहर नहीं जा पा रहा है। उफ, ये क्या? धुआं तो बाहर जा ही नहीं रहा। पूरी रसोई में मिर्च की धांस फैल गई। कावेरी दीदी, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरे ये तो उल्टा पड़ गया। धूप तो रुक गई, पर ये तड़का पूरा फैल गया और धुआं बाहर निकलने की कोई जगह ही नहीं बची। तभी बाहर से काया की आवाज आती है। वो रसोई की तरफ आ रही है क्योंकि धुएं की गंध बाहर हॉल तक पहुंच गई है। अरे ये क्या जल रहा है? इतना धुआं क्यों आ रहा है रसोई से? कावेरी, गंगा, तुम लोग ठीक तो हो? कावेरी भागते हुए बाहर आती है और उसका चेहरा धुएं से लाल है और उसे लगातार खांसी आ रही है। क्या हो गया भाई? इतनी खांसी क्यों आ रही है तुम्हें? और ये अंदर इतना अंधेरा और धुआं क्यों भरा है? कुछ नहीं माँ जी, वो बस गले में कुछ अटक गया था। हम ठीक है, बस मिर्च का तड़का थोड़ा तेज लग गया। आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा सुनो, तुम्हारी मौसी सास आ रही है मिलने, उनके लिए जरा जल्दी से अच्छा सा नाश्ता और चाय बना देना। और देखो, ये धुआं जल्दी खत्म करो। काया चली जाती है। थोड़ी देर बाद नंदिनी मौसी आ जाती हैं। किचन से उठता धुआं देखकर वो किचन के दरवाजे पर आते हुए, अरे ये क्या जेल जैसा बना रखा है तुम लोगों ने? ये खड्डा वड्डा लगा कर क्यों बंद किया है? ऐसे थोड़ी होता है। इसे अभी खोलो वरना तुम सबका दम ही घुट जाएगा। मौसी जी, क्या करें, बाहर से इतनी तेज धूप आती है कि हम जलने लगते हैं, इसीलिए हमने ये गत्ते लगाए थे, पर अब धुआं बाहर नहीं जा रहा। अरे पगली, धूप से बचने के चक्कर में अपनी जान लोगी क्या? इसमें हवा ही नहीं आती। तभी काया वहां आती है। काया, मैं कहती हूँ इसमें कांच वाली खिड़कियां क्यों नहीं लगवा देती? ये गत्ते तो बहुत खतरनाक हैं। हाँ दीदी, लगवा देंगे। बस आपके भैया थोड़े पुराने ख्यालों के हैं, पर मैं बात करूंगी। अभी आप चलिए, नाश्ता तैयार है। बहुओं को लगा कि शायद मौसी के कहने पर सासू माँ को कुछ समझ में आएगा। उन्होंने उम्मीद के साथ गत्ते हटा दिए और मौसी को नाश्ता खिलाकर विदा किया। 2-3 दिन बीत गए पर रसोई में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज रात को बहुओं ने फिर से हिम्मत जुटाकर सासू माँ से बात करने का फैसला किया।
माँ जी, आपने मौसी जी से कहा था कि आप ससुर जी से बात करेंगी खिड़कियों के बारे में। क्या उन्होंने कुछ कहा? हमें बहुत दिक्कत हो रही है। मैं आज रात को बात करती हूँ। रात को काया अपने कमरे में महेश से। सुनिए जी, बहुएं बहुत परेशान हैं। कह रही हैं कि रसोई में खिड़कियां ठीक करवा लीजिए, धूप बहुत आती है। अरे मैंने एक बार कह दिया ना काया, इस घर में कोई बदलाव नहीं हो सकता। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। बदलाव कुछ भी नहीं होगा इस घर में, चाहे कोई भी कहे। पर जी बहुएं बीमार पड़ रही हैं। बस बात खत्म। इस विषय पर अब कोई और चर्चा नहीं होगी। अगले दिन सुबह काया अपनी बहुओं से, देखो बच्चों, जब वो नहीं चाहते तो तुम लोग क्यों पीछे पड़ी हो? अब जो है सो है, तुम्हें इसी में गुजारा करना होगा। पर माँ जी, आखिर वो क्यों नहीं चाहते? घर तो हमारा है, मरम्मत तो हो ही सकती है, ऐसी क्या मजबूरी है? हमें ये सब नहीं पता और ना ही हम पूछ सकते हैं। ऐसा कहकर काया चली जाती है। शाम को पल्लवी बालकनी में उदास खड़ी है। तभी नितिन वहां आकर, पल्लवी क्या हुआ? तुम यहाँ अकेली उदास क्यों खड़ी हो? चांद देख रही हो क्या? नहीं नितिन, मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है कि पिताजी बदलाव नहीं चाहते। खिड़कियों को ठीक करने में किसी का क्या नुकसान होगा? देखो, वो पुराने घर के ढांचे में बदलाव नहीं चाहते। उनका इस घर से बहुत लगाव है, शायद इसलिए। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? धीरे धीरे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। आपको क्या पता नितिन जी की रसोई में धीरे धीरे आदत नहीं पड़ती, बल्कि जिंदगी भर उस आग को झेलना पड़ता है। पर आप मेरी बात नहीं समझेंगे। वहीं दूसरी तरफ गंगा छत पर कपड़े फैला रही है। तभी आकाश वहां आकर, गंगा तुम यहाँ कपड़े फैला रही हो, लाओ मैं मदद कर दूं। वैसे मैं सोच रहा था कि आज हम दोनों मिलकर अपने लिए कुछ तीखा और मजेदार साथ में बनाते हैं। नहीं आकाश, मेरा रसोई में जाने का मन ही नहीं करता। बल्कि सच कहूँ तो अब मुझे वहाँ जाने से डर लगने लगता है। क्यों? रसोई से डर क्यों? वहाँ कोई भूत है क्या? भूत नहीं, वो धूप है। इतनी तेज धूप और गर्मी रहती कि मुझे चक्कर आने लगते हैं। मेरा जी घबराने लगता है उस जगह पर। हाँ, मैं समझ सकता हूँ गंगा, पर अब पिताजी की बात को टाल भी तो नहीं सकते ना। वो बड़े हैं, उनकी बात माननी ही पड़ती है। उधर गार्डन में विवेक कविता से, कविता, आज तुम्हारी बहन का फोन आया था। वो लोग अगले हफ्ते घर आने के लिए कह रहे थे, मिलने के लिए। हाँ, उन्होंने मुझसे भी पूछा था, पर मैंने मना कर दिया। विवेक, क्यों? अपनी बहन को आने से क्यों मना कर दिया? वो तो कितने दिनों बाद आ रही थी। क्योंकि अगर वो आएंगी तो मुझे उनके लिए पकवान बनाने पड़ेंगे, और उस रसोई में इस वक्त इतनी आग बरस रही है कि मैं मेहमानों की खातिरदारी नहीं कर पाऊंगी। मेरा शरीर जवाब दे जाता है वहाँ। अब क्या करें? पिताजी नहीं चाहते, हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम मजबूर हैं। अगले दिन शाम का समय है। रसोई में धूप तो नहीं है, पर गर्मी की उमस बरकरार है। बहुएं रात का खाना बना रही हैं। अचानक खिड़की से एक आवारा कुत्ता अंदर आ जाता है। वो सीधा खाने की मेज की तरफ लपकता है। अरे हटो, भागो यहाँ से। कुत्ते के डर से गंगा पीछे हटती है और उसका पैर सब्जी के बड़े पतीले से टकरा जाता है। पूरा पतीला फर्श पर गिर जाता है और सब्जी फैल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पूरी सब्जी गिर गई। फिर से सारी मेहनत करनी होगी, फिर से सब्जियां काटनी होंगी। यार, ये तो बहुत दिक्कत हो रही है। जानवर जब चाहे अंदर आ जाते हैं। कुछ तो देसी जुगाड़ करना ही पड़ेगा। रुको दीदी, मेरे पास एक विचार है। मैं अपनी कुछ पुरानी साड़ियां लेकर आती हूँ। हम उन्हें काट कर खिड़कियों पर पर्दे की तरह लगा देते हैं। कम से कम जानवर तो अंदर नहीं आएंगे। रिया साड़ियां लेकर आती है। बहुएं मिलकर साड़ियों को काटती हैं और उन्हें खिड़कियों पर टांग देती हैं। रंग बिरंगी साड़ियों से खिड़कियां ढक जाती हैं। चलो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। कपड़ा लगाने से धूप भी सीधे नहीं आएगी और जानवर भी डरेंगे। वो लोग फिर से खाना बनाना शुरू करते हैं, लेकिन तभी बाहर बहुत तेज हवा चलने लगती है। साड़ियां जोर जोर से फड़फड़ाने लगती हैं। अरे, ये हवा तो और मुसीबत बन गई। देखो, हवा के साथ धूल मिट्टी साड़ियों से टकराकर सीधे खाने में गिर रही है। ये कपड़े तो धूल को इकट्ठा करके अंदर गिरा रहे हैं। कावेरी जल्दी से पतीलों को ढकती है। सच में बहुत मुसीबत है। कपड़ा लगाने से तो और ज्यादा गंदगी हो रही है। ये जुगाड़ भी फेल हो गया। वो सभी साड़ियों के पर्दे निकाल देती है। रात को खाना खिलाते समय बहुएं फिर से बात करने की कोशिश करती हैं। ससुर जी, आज तो कुत्ता अंदर आ गया था और सारा खाना गिर गया। बहुत मुसीबत हो रही है, प्लीज कुछ कीजिए। नहीं, बदलाव कुछ नहीं होगा। जैसा है वैसा ही रहेगा। अरे भाई, महेश भैया घर के जिम्मेदार हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो हमें समझना चाहिए। बहुओं, तुम लोग भी थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। सब कुछ हम ही समझे, हमारी तकलीफ को कोई नहीं समझ रहा। ये घर है या कोई कैद खाना? ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन महेश सभी लोगों से, चलो आज सभी लोग आइसक्रीम पार्लर चलते हैं। शाम को सभी ने खुशी खुशी आइसक्रीम पार्लर जाते हैं और महेश सभी को आइसक्रीम खाता देखकर विजय से, कभी कभी बाहर निकलना भी जरूरी है। जब से नई बहुएं आई हैं, हम कहीं साथ नहीं गए। आज सब अपनी पसंद की आइसक्रीम खाओ, मेरी तरफ से पार्टी है। सही कहा भाई साहब, बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर अच्छा लग रहा है। पल्लवी, रिया, तुम लोग भी शर्माओ मत, जो मर्जी हो मंगवा लो।
तभी एक अनजान व्यक्ति महेश जी के पास आता है। उसे देखकर महेश जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरे महेश जी, आप यहाँ? मैंने जो कह दिया था वो हो गया ना, बस अब समझो काम पूरा ही है। अरे यहाँ इन सब बातों का क्या काम, यहाँ बात मत करो, चलो इधर कोने में चलकर बात करते हैं। महेश जी उस आदमी को खींचकर पार्लर के एक सुनसान कोने में ले जाते हैं। रिया की नजर उन पर पड़ जाती है। उसे कुछ अजीब लगता है और वो चुपके से उनका पीछा करती है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा, बस थोड़ा और समय लगेगा। सरकारी कागजात में वक्त तो लगता ही है। आखिर कब तक होगा? मैं कितने दिनों से तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, फिर भी काम लटका हुआ है। मेरे घर की बहुएं परेशान हो रही हैं। अरे मैं भी तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना, लेकिन वो हक जताना इतना आसान नहीं है। बस कुछ दिन और रुक जाइए, जीत आपकी ही होगी। रिया ये सुनकर दंग रह जाती है। वो तेजी से वापस लौटती है और बाकी बहुओं को एक तरफ ले जाकर फुसफुसाती है। दीदी, मैंने अभी ससुर जी को किसी से गुप्त बात करते सुना। वो पैसों के लेन देन की और किसी हक की बात कर रहे थे। क्या? ससुर जी और सीक्रेट बातें? ऐसी क्या बात हो सकती है जो उन्होंने हमसे और सासू माँ से भी छुपा कर रखी है? मुझे तो लगता है कि ये सब उन रसोई की खिड़कियों और घर की मरम्मत से जुड़ा है। शायद कोई बड़ा राज है जिसे वो छुपा रहे हैं। हमें पता लगाना ही होगा। अगली सुबह की रसोई फिर से भट्टी बनी हुई है। बड़े बड़े गंजों में चावल उबल रहे हैं। बहुएं पसीने में तरबतर है। उनकी ड्रेस पूरी तरह भीग चुकी है। देखो ना गंगा, पसीना इतना टपक रहा है कि मेरी पूरी ड्रेस भीग गई है। ऐसे माहौल में भला कोई इंसान खाना कैसे बना सकता है? दीदी, मेरी तो हिम्मत जवाब दे रही है। धूप सीधी पीठ पर लग रही है। अचानक एक बड़ा बंदर खिड़की की मुंडेर पर आकर बैठ जाता है। वो दांत दिखाता है और बहुओं की तरफ झपटता है। बहुएं डर के मारे एक कोने में सिमट जाती हैं। अरे भागो, बंदर आ गया है, ये तो सीधा अंदर आने की कोशिश कर रहे, कोई बचाओ। तभी काया और सीता रसोई में आती हैं। क्या हो गया भाई, इतना शोर क्यों मचा रखा है? अरे बंदर को भगा दिया करो ना, इसमें इतना डरने की क्या बात है? माँ जी, हम कैसे भगाए? वो खिड़कियाँ इतनी बड़ी हैं कि वो कहीं से भी कूद सकता है। हमें डर लगता है कि कहीं वो हमें काट ना ले। देखो किनारे पर वो डंडा रखा है, उससे बस डरा दिया करो, बंदर भाग जाएगा। सीता डंडे को उठाती है और उस बंदर को डराकर भगा देती है। फिर अब ज्यादा बकवास मत करो और जल्दी से खाना बनाओ, सबको भूख लगी है। माँ जी, इतनी परेशानी और गर्मी होती है, फिर भी कोई हमारी बात क्यों नहीं समझता कि हमारी जान की कोई कीमत नहीं है? समझ कर भी क्या करेंगे? तुम्हारे जो ससुर हैं, बड़े ससुर, उनकी मर्जी के बिना इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब उन्होंने मना कर दिया तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन बहुओं ने अब एक नया जुगाड़ सोचा है। वो पांचों पास की दुकान की राशन की दुकान पर पहुंचती हैं। अरे भाई, आज तो पूरा बहुओं का काफिला आया है, क्या बात है। भैया हमें बोरियां चाहिए, आप बस ये 10-12 मजबूत बोरियां दे दीजिए। बहुएं बोरियां लेकर आती हैं और रसोई में उन्हें काटकर खिड़कियों पर मजबूती से बांध देती हैं। चलो, बोरियां तो बहुत मजबूत हैं। अब ना धूप आएगी और ना ही कोई जानवर अंदर झांक पाएगा। आज हम चैन से खाना बनाएंगे। बहुएं खाना बनाने लगती हैं, लेकिन जैसे ही हवा चलती है बोरियों के बारी के रेशे झड़ने लगते हैं। हवा उन्हें सीधे दाल और सब्जी के खुले पतीलों में गिरा देती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इन बोरियों के रेशे तो पूरे खाने में गिर गए। सारा खाना खराब हो गया। अब ये रेशे कौन निकालेगा? ये तो और बड़ी मुसीबत हो गई। हम जितना सुधारने की कोशिश करते हैं उतना ही मामला बिगड़ जाता है। अब फिर से सब साफ करना पड़ेगा। तभी छाया रसोई में आती है और बोरियों को लटकते देखकर भड़क जाती है। क्या हो गया? अभी तक खाना नहीं बना और ये क्या गंध मचा रखा है बोरियों का? तुम लोग अपना फालतू दिमाग को ज्यादा ही नहीं चला रही हो? माँ जी, धूप रोकने के लिए किया था, पर इनके रेशे खाने में गिर रहे हैं। 1-2 घंटे ही तो रहना रहता है किचन में, और उसमें तुम लोग ही इतना ड्रामा करते हो। फेंको इन बोरियों को बाहर और साफ सफाई से रोटियां बनाओ। ऐसा कहकर छाया चली जाती है और बहुएं को बोरियां निकालकर फेंक देती हैं और खाना बनाने में लग जाती हैं। ऐसी समय बीत रहा था और एक दिन अमन कावेरी से, कावेरी, आज ऑफिस के दोस्त आ रहे हैं, पूरा स्टाफ होगा, करीब 15 लोग। तुम सब मिलकर खाना बना लेना। अमन, इतने सारे लोगों का खाना इस तपती रसोई में, क्या आप बाहर से नहीं मंगवा सकते? बहुएं भारी मन से किचन में जाकर खाना बनाना शुरू करती हैं। तभी खिड़की से 4-5 कबूतर अंदर घुस आते और फड़फड़ाने लगते हैं। हटो यहाँ से, जाओ। रुक जाओ पल्लवी, मत भगाओ। शायद इन्हें बहुत भूख और प्यास लगी है। बाहर बहुत गर्मी है। रिया एक कोने में दाना और पानी रख देती है। कबूतर शांत होकर दाना चुगते हैं और उड़ जाते हैं। पर तभी पल्लवी का चेहरा पीला पड़ने लगता है। दीदी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। पल्लवी अचानक लड़खड़ाती और जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। पल्लवी, आंखें खोलो, कोई डॉक्टर को बुलाओ, देखो इसे क्या हो गया। कावेरी पल्लवी के चेहरे पर पानी छिड़कती है। थोड़ी देर बाद पल्लवी को होश आ जाता है।
सभी बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं और फिर मेहमानों को खिलाती हैं। और मेहमानों के जाने के बाद कावेरी हॉल में बैठे अपने सभी सास ससुर से, बहुत हो गया, आज पल्लवी बेहोश हुई है, कल हम में से कोई मर जाएगा। क्या आपको हमारी कोई फिक्र नहीं है? आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कावेरी अपनी मर्यादा में रहो, इतना बड़ा कोई काम नहीं था कि तुम लोग इतना हंगामा कर रही हो। मर्यादा गई तेल लेने। जब आपको हमारी कदर ही नहीं है तो हमें इस घर में नहीं रहना। हम भी अपना सामान पैक कर रहे हैं। क्या तुम घर छोड़कर जाओगी? यह कैसी बदतमीजी है। हाँ दादी माँ, हम सब भी इनके साथ जाएंगी। हम इस भट्टी में और नहीं जल सकते। पिताजी अब बहुत हो गया, आप क्यों नहीं खिड़कियां बदलवा देते? कितनी बार बोला है आपको, समझना चाहिए कि ये लोग इंसान हैं। मैं नहीं कर सकता, तुम लोग नहीं समझोगे, मैं मजबूर हूँ। तभी महेश जी का फोन बजता है। वो फोन उठाते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। अरे क्या सच में? मैं अभी आ रहा हूँ, समस्या सुलझ गई है। महेश अपने कमरे में जाकर कुछ पुराने कागजात लेकर आता है और फिर, अरे तुम सब जानना चाहते थे ना कि मैं बदलाव क्यों नहीं कर रहा था। आज समस्या सुलझ गई है, इसलिए बता रहा हूँ। दरअसल ये घर मेरे चचेरे भाई प्रवीण ने अपने नाम करवा लिया था। क्या प्रवीण चाचा ने? हाँ, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल किया था। उसने केस कर दिया था कि घर उसका है। कानूनन जब तक केस चल रहा है और घर किसी और के नाम हो, हम उसमें कोई भी स्थायी बदलाव नहीं कर सकते थे। अगर मैं खिड़की बदलता तो वो उसे तोड़फोड़ बताकर हमें जेल भिजवा देता। तो आप इतने दिनों से वकील के चक्कर लगा रहे थे? हाँ, मैं उन पुराने वसीयत के कागजों को ढूंढ रहा था जो साबित कर सके कि ये जमीन हमारी पुश्तैनी है। आज वो कागज मिल गए हैं और प्रवीण हार गया है। अब मेरे हाथ में पावर है। ससुर जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत गलत समझा। हमें लगा कि आप पत्थर दिल हैं। नहीं बहू, वो पत्थर दिल मैं नहीं, कानून की मजबूरियां थी। अब जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। कल से ही काम शुरू होगा। कुछ दिनों बाद रसोई पूरी तरह बदल चुकी है। खिड़कियों पर खूबसूरत कांच लगे हैं, ऊपर बड़ा एग्जॉस्ट फैन है और कोने में एसी लगा है। रसोई ठंडी और शांत है। बहुएं सुकून से काम कर रही हैं। यकीन नहीं होता कि ये वही रसोई है। अब ना धूप आती है ना धूल। कितना सुकून है यहाँ। और वो देखो, कांच की खिड़की के बाहर वही गाय खड़ी है। गंगा खिड़की खोलती है और प्यार से एक ताजी रोटी गाय को खिलाती है। बाहर कबूतरों के लिए दाना बिखेरती है। अब ये नजारे सच में अच्छे लग रहे हैं। बाहर हवा चल रही है पर अंदर एक पत्ता भी नहीं उड़ रहा। अरे गंगा भाभी, जल्दी पतीला ढको, देखो हवा चल रही है, धूल अंदर आ जाएगी। अरे पल्लवी, भूल गई क्या? अब कांच लग गया है। अब धूल हमें छू भी नहीं सकती। अब तो बस मजे लो और प्यार से खाना बनाओ। तभी काया, माया और छाया रसोई में आती हैं। बहुओं को हंसता देखकर उनके चेहरे खिल जाते हैं। आज हमारी बहुओं की जिंदगी में सच में सुकून आ गया है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। सभी सदस्य हंसी खुशी खाना खा रहे हैं। खिड़कियों से बाहर की सुनहरी रोशनी अब चुभ नहीं रही बल्कि घर को रोशन कर रही है।